कोरोना काल है जब हमारे एमपीज बेचारे पार्लियामेंट पहुंच नहीं सकते क्योंकि हाँ एकदम ठीक कैलकुलेशन है 1000 करोड़ हम लोग खर्चा करेंगे बैठने और नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के एक एमपी हैं, उन्होंने जब कहा कि हमारे फार्मर्स बहुत दिन से सर्दी में, यानी दिल्ली की सर्दी जिस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं, उस सर्दी में 3-4 डिग्री रात में जमीन पर दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ डिस्कशन होना चाहिए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा जाए। तो उस पर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का कहना था कि क्योंकि कोरोना काल है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें इस बार पार्लियामेंट्री सेशन यानी शीतकालीन सेशन यानी विंटर सेशन को कैंसिल कर देना चाहिए। मजेदार बात यह है कि इस देश में 3 पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं। सबसे पहला पार्लियामेंट्री सेशन होता है जनवरी में। जनवरी के एंड में यह सेशन शुरू होता है और इसको कहते हैं बजट सेशन यानी बजटरी सेशन, जिसमें कि बजट पेश किया जाता है और पारित भी किया जाता है बाद में। दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, जो कि अगस्त के एंड और सितंबर में यूजुअली किया जाता है। इस बार यह सेशन 14 सितंबर को शुरू किया गया था। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूं। 14 सितंबर यानी वो दिन जबकि इंडिया की कोरोना हिस्ट्री में मैक्सिमम केसेस आए थे कोरोना के, यानी कि जब हमारे देश में कोरोना के केस 1 लाख को टच कर रहे थे डेली, तब हमने पार्लियामेंट चलाई और दनादन बहुत सारे कानून भी पारित करे और जिसने कुछ बोला तो हमने खटाखट उसकी बिना अनदेखी किए हुए कानून पारित करके आगे निकल गए। लेकिन जब फार्मर यानी देश का असली भागीदार रोड पर है, सर्दी में लड़ रहा है अपने हक के लिए, तो हम कह रहे हैं भाई कोरोना की काल है, नहीं करते हैं। आपको याद दिला दें कि इसी कोरोना काल में हमने बिहार जैसे राज्य में हमने पूरे इलेक्शन करा डाले, लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई और उसने अपने यहाँ कोरोना के खिलाफ जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है उसका परिचय भी दे डाला, क्योंकि इलेक्शन हो गए सब कुछ अच्छा होते हुए। लेकिन क्योंकि सर्दी का टाइम है, हमारे एमपीज को हो सकता है कहीं ठंडी जुकाम गर्मी सर्दी पड़ जाए और इसके चक्कर में बेचारे बीमार हो जाएं कोरोना से, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वैसे आज हमारा जो टॉपिक इस पूरे डिस्कशन का है वो जहां पे ये एमपीज बैठते हैं यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट यानी वो बिल्डिंग जहां पर लोकसभा और राज्यसभा स्थापित है और वहीं पर है लाइब्रेरी हॉल। दरअसल ये बिल्डिंग 1927 में अंग्रेजों ने बनाई थी और उन्होंने इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए ये जगह बनाई थी और इसमें एक चेंबर ऑफ प्रिंस भी हुआ करते थे, जिसको कि अब देश आजाद होने के बाद हमने लाइब्रेरी हॉल बना दिया। अब माना जा रहा है कि भाई आगे चल करके हमको और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल करीब 550 लोग आने की इसमें कैपेसिटी है, 545 टू बी वेरी स्पेसिफिक, और एक भी एक्स्ट्रा सीट रखने की जगह नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि भैया बढ़ाना क्यों है? दरअसल बात यह है कि 2026 में यह आशंका जताई जा रही है कि हमारे जो नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ेंगे, इसका इतिहास थोड़ा सा पीछे है। इमरजेंसी का टाइम था 1971 का समय। इंदिरा गांधी ने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि डीलिमिटाइज कर देंगे हम सारी सीट्स को, यानी उससे पहले उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें थी वो पॉपुलेशन के बेसिस पे आधारित थी, यानी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा तो उसकी सीट 80, बिहार की पॉपुलेशन थोड़ी कम तो उसकी सीट उससे हिसाब से कम थी। लेकिन अगर सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से आधारित हो जाएंगी तो आप सोचिए हर राज्य कोशिश करेगा कि हम पॉपुलेशन को बढ़ाएं ताकि उनकी भागीदारी पार्लियामेंट में बढ़ जाए। इस खतरे को देखते हुए इंदिरा गांधी ने यह लॉ पास किया और उन्होंने कहा जितनी सीट आज जिस स्टेट की है वो वहीं रुक जाएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट था उसकी सीट 80 से 80 रह गई। ऑल्दो इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर स्टेट उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुआ, अगर वो डिलिमिटेशन ना लगाया जाता तो 2019 तक उत्तर प्रदेश की सीट्स 80 से बढ़ के 93 हो जाती। और साउथ के जो राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन कम हुई है इन पिछले 20-25 सालों में, वहां नंबर ऑफ एमपीज की पॉपुलेशन नंबर जो उनका रिप्रेजेंटेशन था वो कम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी का वो लॉ था। वो लॉ 25 साल के लिए था, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया। अब ये एक्सटेंशन जो है वो 2026 में खत्म हो जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि अगर 2026 में नंबर ऑफ एमपीज बढ़ते हैं तो उस केस में हमारी एमपीज बैठेंगे कहां? इस देश में जहां स्कूल में बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, बिहार,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके स्कूलों में आप हालत सरकारी स्कूलों के देखेंगे तो टाट पटरी पे बैठ के पढ़ाई हो रही है, छत कब गिर जाए किसी को पता नहीं है। वहां पर एमपीज की गद्देदार कुर्सियों को फिट करने की फिटिंग चल रही है और इसी के लिए आता है ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। दरअसल ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट एक बहुत ही पॉश इलाका है देश का, क्योंकि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है। ये वो रोड है जो कि राजभवन से जाती है, यानी जहां प्रेसिडेंट का घर है वहां से जाती है ये इंडिया गेट की तरफ। आपको ध्यान है ना, जहां परेड होती है लेफ्ट राइट लेफ्ट, जी हाँ ये वही रोड है। और इस रोड यानी 4 किलोमीटर की इस रोड पे आप किसी भी टाइम शाम के समय चले जाइए तो आपको आइसक्रीम, चाट, पकौड़े के ठेले दिख जाएंगे और बहुत सारे लोग इसमें आनंद लेते हुए उस खुली स्पेस और आजादी को महसूस करते दिखेंगे। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जब पार्लियामेंट और अन्य सरकारी ऑफिसेस बना दिए जाएंगे तो वहां पर जो लोगों की एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फिलहाल डीडीए के कानून के हिसाब से 2019 से पहले तक यहां 60% स्पेस पब्लिक के लिए थी, यानी यहां पार्क हो सकते थे, घूम फिर सकते थे। लेकिन अब 2019 के बाद डीडीए ने एक नया कानून लाया। जब उन्हें पता चल गया कि भाई पार्लियामेंट यहां बनानी है तो उन्होंने कहा कि 95% ऑफ द प्लेस जो होगा वो गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करेगी और सिर्फ 5% स्पेस पब्लिक के लिए। यानी पब्लिक का पैसा, पब्लिक की संसद, पब्लिक के सांसद, लेकिन पब्लिक ही नहीं जा सकती। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को की जो लागत है वो 20 करोड़ से भी ज्यादा है। अब कोरोना काल है, जब हमारे एमपीज बेचारे पार्लियामेंट पहुंच नहीं सकते क्योंकि कोरोना में कहीं मुंह से छींक दिया तो उधर फैल ना जाए। इस सब के बीच में 20,000 करोड़ हम लोग खर्चा करेंगे बैठने और टहलने फिरने के लिए, एमपीज के लिए। और इस 20,000 करोड़ को जबकि मंदी का इस दौर में जरूरत थी कि छोटे कारखानों को, एमएसएमईज को हेल्प और सपोर्ट किया जाए ताकि वो लोग खूब सारा प्रोडक्शन करें, या छोटे प्रोजेक्ट जल के स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स उनको फंड किए जाएं ताकि वो खूब सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। वहां हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही रिहायशी प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट कोई भी हो, पैसा खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमी का पहिया तो घूमेगा ही। जी नहीं, एक्चुअली डिफरेंस ये है कि अगर आप 10,000 रुपए की एक टी शर्ट खरीदते हैं तो उस टी शर्ट को खरीदने में, मतलब मैं गुची वूची का एग्जाम्पल ले रहा हूं, हम लोग तो भाई गरीब आदमी नहीं पहनते वो सब। अगर वो एक टी शर्ट आप लेते हैं और उस टी शर्ट को लेने के लिए आप 10,000 रुपए खर्चा करते हैं तो उसमें सिर्फ एक आदमी की इनकम बढ़ती है, क्योंकि वो एक आदमी ही उसको सिल बुन करके तैयार कर सकता है ऑन एन एवरेज में, मान लो। वहीं अगर आप 10,000 रुपए में करीब 150 या 200 वाली 50 टी शर्ट खरीद लेते हैं, कैलकुलेशन ठीक है? हाँ, एकदम ठीक कैलकुलेशन है। तो 50 ऐसी टी शर्ट्स आप खरीदते हैं तो आप कम से कम 50 लोगों को उस दिन एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। यही बेसिक इकोनॉमी होती है। हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही होती है। इसलिए जो छोटे प्रोजेक्ट है, मझोले प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे जितना पैसा लगाया जाएगा इकोनॉमी का पहिया उतनी तेजी से घूमेगा। ये दूसरा क्रिटिक। तीसरा और सबसे बड़ा क्रिटिक है कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ाई गई। 2015 से जब ये मास्टर प्रोजेक्ट दिमाग में था तो उसको पार्लियामेंट में रखा जाना चाहिए था, उस पर डिस्कशन होता और उसके बाद इतना बड़ा खर्चा किया जाता। लेकिन इसको दनादन पब्लिक डोमेन में ना रखते हुए एकदम से लाया गया और अब तो फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऐतराज जताया। एक पिटीशन के अगेंस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम क्लियर नहीं करते ना कोई डिमोलिशन होगा, ना कंस्ट्रक्शन होगा और ना किसी को बेदखल किया जाएगा उसकी जगह से। चौथा सबसे बड़ा और सबसे मुख्य प्रॉब्लम यही है कि ये जो जगह है ये एक हेरिटेज लोकेशन है और हेरिटेज ग्रेड 1 की लोकेशन है, यानी कि यहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन नहीं करा जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार तो सरकार है, जो सरकार नियम बना सकती है वो सरकार नियम तोड़ भी सकती है। उस सरकार ने ये नियम चेंज किया और उन्होंने कहा कि जो भी बिल्डिंग 1947 के पहले की हैं, यानी कि आज़ादी के पहले की हैं, उन्हीं को हेरिटेज मान करके तोड़ा और मरोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो आज़ादी के बाद बनी है, जैसे उद्योग भवन, जैसे कि विज्ञान भवन, जैसे कि IGNCA यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट, ऐसी जगहों को जो कि आज़ादी के बाद बनी है, इनको डिमोलिश कर सकते हैं। तो आपने हेरिटेज की वो डेफिनेशन चेंज करी प्यार से, इन सबको डिमोलिश करने की आज़ादी ले ली। अब होगा क्या? ये जो 4 किलोमीटर का दायरा है इसमें आएंगी नई पार्लियामेंट जो कि बड़ी होगी और करीब 2000
या 1,500 से 2,000 पार्लियामेंटेरियंस को रखने की उनमें जगह होगी, उनके अपने अपने चेंबर्स होंगे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीट्स वहां बनाए जाएंगे, यानी सरकार बड़ी स्पेस में प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी। आपको पता है इस देश में सरकार कितनी प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। अब मुद्दा यह है कि क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए। अगर पब्लिक इससे खुश है और पब्लिक का इसमें फायदा होता है तो सरकार को बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार लोगों के हितों को दूर रख करके एक बहुत बड़ा फंड सिर्फ इसलिए खर्चा करती है क्योंकि वो कर सकती है, क्योंकि उसके पास ये ताकत है, क्योंकि उसका ये अहम है, तो शायद ये देश की जनता के साथ बेईमानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।